Good morning students. Today I am telling you about the reproductive system of Herdmania. The animal Herdmania is hermaphroditic, means male and female part remains in the same animal. Means जो मेल और फीमेल एनिमल होते हैं इसमें अलग अलग नहीं होते, एक ही एनिमल में मेल ऑर्गन भी होते हैं और फीमेल ऑर्गन्स भी होते हैं। इसमें 2 गोनेड्स इसमें सिक्रेटेड होते हैं इसकी बॉडी में, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइट गोनेड एंड लेफ्ट गोनेड। जो लेफ्ट गोनेड होता है वो इंटेस्टाइनल कोइलिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर सिचुएटेड होता है, जबकि जो उसका राइट गोनेड होता है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, वो हार्ट की पेरिकार्डियम के ऊपर प्रेजेंट होता है। हार्ट के ऊपर जो पेरिकार्डियम की लेयर होती है वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लेफ्ट गोनेड। यू कैन सी हेयर, इसमें बहुत सारे लूप जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसमें जो लूप्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक सिंगल लेफ्ट गोनेड है। इस गोनेड में चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, 2 गोनेड होते हैं इसमें। इस हर गोनेड में 10 to 25 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। राउंडेड सी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये लोब्स हैं। हर लोब में ईच लोब कंटेन्स मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द एनिमल। हर लोब में ओवरी भी प्रेजेंट है और टेस्टिस भी प्रेजेंट है। और जो इसका पीछे की साइड का ये जो लार्जेस्ट पार्ट दिखाई दे रहा है ये अनपेयर्ड होता है। ये कैसा होता है? अनपेयर्ड होता है और लार्जेस्ट होता है, जबकि सारे जो और पार्ट्स हैं, जो दूसरे लोब्स आप देख रहे हैं, ये सब पेयर्ड कंडीशन में होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आउटर पोर्शन होता है, जैसे ये जहाँ पर ये ब्लैंक वाला एरिया है इसको हम कॉर्टिकल रीजन बोलेंगे। सभी लोब्स में ऐसा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल रीजन बोलेंगे। जबकि ये जो डेंस एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे? मेड्यूलरी रीजन। मीन्स अब बाहर वाला क्या हो गया? कॉर्टेक्स हो गया, जो पेरिफेरल रीजन है, और जो इसके इनसाइड हो गया वो मेड्यूलरी रीजन है। तो जो आउटर पार्ट होता है ये बिल्कुल डार्क रेड कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क रेड कलर का होता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर टेस्टिकुलर ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स टेस्टिस यहीं पर प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? आउटर कॉर्टेक्स रीजन में, जो ये ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है। जबकि जो इसका मेडुलरी पार्ट है, जो ये डार्क कलर का हमको दिखाई दे रहा है हर लोब में, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स इसमें ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओवरी में डिफरेंट स्टेजेस किसकी रहती हैं? ओवा की रहती हैं। ओवा की डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। और एक चीज़, ये दोनों ही टेस्टिकुलर डक्ट में ओपन करती है, जबकि ओवरी ओविडक्ट में ओपन करती है। Now firstly you can see the name of this diagram. You can see the thin pipeline in the diagram of this structure. ये जो पतली सी आपको सेंटर में पाइपलाइन जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहेंगे? ये स्पर्म डक्ट है। मीन्स स्पर्म डक्ट जो होती है वो पतली होती है। ठीक है, इसके आउटर रीजन में ये जो यहाँ पर लार्ज डक्ट आपको दिखाई दे रही है, टेस्टिकुलर डक्ट से बाहर जो डक्ट आपको दिखाई दे रही है बड़े साइज़ की, इसको हम ओवेरियन डक्ट बोलेंगे। ये थोड़ी सी थिक होती है और लार्जेस्ट होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओविडक्ट कहेंगे हम इसको। और जो टेस्टिस या फिर स्पर्मेटिक डक्ट होती है वो बाहर किससे खुलती है? स्पर्मीड्यूकल अपर्चर या स्पर्मेटिक अपर्चर से ये बाहर खुलती है। जबकि जो ओवरी की डक्ट होती है वो किससे बाहर खुलती है? मीन्स ओविडक्ट जो होती है वो कहाँ से बाहर खुलती है? ओविड्यूकल अपर्चर से बाहर खुलती है। या ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये जो एनिमल होता है ये प्रोटोगाइनस होता है। मीन्स प्रोटो मीन्स प्रीमिटिव, गाइनस मीन्स
फीमेल पार्ट, फीमेल ऑर्गन्स मीन्स इसके जो फीमेल ऑर्गन्स हैं वो पहले डेवलप करते हैं, जबकि मेल ऑर्गन्स इसके बाद में डेवलप करते हैं। इट मीन्स जो फीमेल ऑर्गन है मीन्स फीमेल के जो ओवा है, ओवरी है, वो सब पहले डेवलप कर जाते हैं और अपने ओवा रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पर? ओविड्यूकल अपर्चर से, ओविडक्ट का ये जो अपर्चर है इससे आउटर साइड में कहाँ पर? सी वाटर में। ये एनिमल कहाँ पर रहता है? सी वाटर में रहता है। तो जहाँ पर सी वाटर होता है, जहाँ पर कम वाटर होता है, वहाँ पर ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर कम वाटर होता है, और अब वहीं पर अपने एग्स और ओवा और एंड स्पर्म जो होते हैं उसके जो मेल स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर रिलीज़ करता है? सी वाटर में रिलीज़ करता है, क्योंकि जहाँ पर कम पानी होगा वहाँ पर वाटर का फ्लो भी कम होगा, वाटर का फ्लो कम होगा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन आराम से हो जाएगा। तो ये जो ओविड्यूकल और स्पर्मिड्यूकल अपर्चर हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? ये इसके एट्रियल साइफन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसका पोस्टीरियर पार्ट है, जहाँ से एनस ओपन होता है, क्लोएका ओपन होता है ना, उसी जगह से ये अपर्चर ओपन होते हैं और यहाँ से ओविड्यूकल अपर्चर से ओवा रिलीज़ हो जाते हैं, स्पर्मिड्यूकल अपर्चर से स्पर्म रिलीज़ हो जाते हैं। कहाँ पर? सी वाटर में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम एनिमल के स्पर्म और ओवा में फर्टिलाइजेशन होता है। ओवा किसी दूसरे एनिमल के होते हैं, स्पर्म किसी दूसरे एनिमल के होते हैं। मीन्स स्पीशीज सेम होती है लेकिन हर्डमानिया दूसरे होंगे। मीन्स एक एनिमल ओवा रिलीज़ करेगा, एक एनिमल स्पर्म रिलीज़ करेगा। इसी वजह से, क्योंकि इसमें जो है ओवरी वाला पार्ट पहले डेवलप होता है, स्पर्म वाला बाद में होता है, इसलिए इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसे बोलते हैं जिसमें सेम ही एनिमल में सेम ऑर्गन्स, दोनों तरह के ऑर्गन्स होते हैं। मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स एक ही एनिमल में होंगे और जो मेल ऑर्गन है वो स्पर्म रिलीज़ करेंगे, जो फीमेल ऑर्गन है वो ओवा रिलीज़ करेंगे, ठीक है, और वहीं पर उनका सेम एनिमल में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर गोनेड्स तो दोनों तरह के प्रेजेंट हैं। ये जो लोब्स हैं ये ओवोटेस्टिस भी कहलाती हैं, क्योंकि इसमें ओवरी और टेस्टिस दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। क्योंकि इसका मेडुलरी रीजन जो है ये क्या शो कर रहा है? ये फीमेल ऑर्गन शो कर रहा है, जबकि कोर्टेक्स रीजन मेल ऑर्गन शो कर रहा है। तो क्योंकि इसमें मेल फीमेल ऑर्गन्स तो प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्रोटोगाइनस एनिमल है। मेल ऑर्गन्स बाद में डेवलप करते हैं, फीमेल ऑर्गन्स पहले डेवलप करते हैं, और फीमेल जो पार्ट होता है उससे ओवा रिलीज़ होकर वाटर में चले जाते हैं, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई होगी। ये लोब्स आप देख सकते हैं, राउंड स्ट्रक्चर है, कोर्टेक्स और मेडुलरी रीजन इसमें प्रेजेंट है, और जो लास्ट वाला है वो लार्जेस्ट अनपेयर्ड लोब्यूल है, और ये लेफ्ट गोनेड है। लेफ्ट गोनेड की स्ट्रक्चर है, और लेफ्ट गोनेड कहाँ पर से सिचुएटेड होता है? इंटेस्टाइनल कोइलिंग के पास। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, जब आप लोगों ने वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल थी उसकी कोइलिंग के बीच में एक गोनेड प्रेजेंट था। तो वो कौन सा गोनेड था? वो लेफ्ट गोनेड था। सेम ऐसे ही राइट गोनेड कहाँ पर प्रेजेंट है? वो हार्ट की पेरिगार्डियम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से ओवा और स्पर्म दोनों रिलीज हो गए, कहाँ पर? सी वाटर में। अब सी वाटर में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म और ओवा जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन होने पर क्या होगा? वहाँ पर एक जाइगोट बनेगा, ठीक है, एक सेल बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। अब उस जाइगोट में क्या होगा? डिवीज़न स्टार्ट होगा, मीन्स क्लीवेज स्टार्ट होगा। तो इस एनिमल में जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलो मीन्स कंप्लीट, यानी कि जो सेल्स में कट लगेगा, जो उसका जाइगोट बनाया उसमें जो कट लगेगा वो कंप्लीट लगेगा, ठीक है, और उसमें बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, ठीक है।
तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और अनइक्वल क्लीवेज होता है। इट मीन्स इसमें इसके अंदर दो तरह की सेल्स बनेंगी, माइक्रोमियर एंड मेगामियर्स। जनरली मेगामियर्स हैवी होते हैं, उसमें योग का अमाउंट ज़्यादा होता है, वो नीचे की साइड में सिचुएटेड होते हैं, और जो माइक्रोमियर होते हैं वो ऊपर की साइड में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, माइक्रोमियर मेगामियर हो गए, जाइगोट, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में क्या हुआ, उसमें क्लीवेज हुआ, मीन्स डिवीज़न हुआ। अब उसके बाद में हमेशा जब जाइगोट में जब डिवीज़न होता है तो उसके बाद कौन सी स्टेज बनती है, ब्लास्टुला स्टेज बनती है। कौन सी, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है कि जो उसकी बाउंड्री होती है वहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इसमें दो तरह का अनइक्वल डिवीज़न है तो दो तरह की सेल बनेंगी। जो मेगामियर यानी कि लार्जेस्ट साइज़ की जो सेल्स होंगी वो नीचे की साइड में सिचुएटेड होंगी, जबकि जो स्मॉलर साइज़ की सेल्स होंगी वो उसके अपर पोर्शन में प्रेजेंट होंगी, और सेंटर में इसके एक कैविटी होगी जिसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। ठीक है, उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कैविटी कहेंगे। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये ओनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिसमें स्पर्म है, गोनेड, लेफ्ट गोनेड है और डेवलप्ड ओवा है। ठीक है, इसका आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसकी स्टेजेस में थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में, रिप्रोडक्शन के बाद में डेवलपमेंट ही स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता रही हूँ। तो ब्लास्टुला के बाद में क्या होगा, जब ब्लास्टुला बन जाएगा तो उसमें इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा, मीन्स सेल्स जो है नीचे की साइड से अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट होंगी, और उसमें क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। दिस स्टेज इज नोन एज गैस्ट्रुला, क्योंकि इसमें एक्टोमीजो और एंडोडर्म जो है वो बननी स्टार्ट हो गई हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। तो आफ्टर गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, टैडपोल लार्वा बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो हर्डमानिया है ये इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वही होता है जहाँ पर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। सो इस एनिमल में क्या होता है, इसमें टैडपोल लार्वा बनता है, इसलिए इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जहाँ पर लार्वल स्टेजेस नहीं बनती हैं वहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सो दिस कंटेन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और टैडपोल लार्वा इसमें बनना स्टार्ट हो जाता है। उसकी जो एंटीरियर रीजन होता है ओवल शेप होता है, उसके पीछे टेल स्ट्रक्चर होती है जिसमें टेल प्रेजेंट होती है। जनरली जो टैडपोल लार्वा होता है इस एनिमल का, वो वाटर में फ्रीली मूव करता रहता है, और कुछ टाइम के बाद में वो पूरी तरह से सेटल हो जाता है, स्टिक हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सबस्ट्रेटम पर, और अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट होने पर जब अब वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है तो उसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस मीन्स उसके जो करैक्टर्स हैं वो चेंज होने लगता है, और जो वो लार्वल स्टेज है वो किस में चेंज हो जाती है, वो एडल्ट एनिमल में चेंज होने लगती है। ठीक है, तो एडल्ट एनिमल में जब वो चेंज करता है तो उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। जनरली मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो दो तरह की होती है, रिट्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव, लेकिन इस एनिमल में तीन तरह के चेंजेस होते हैं, रिट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड मोलिकुलर चेंजेस। ठीक है, रिट्रोग्रेसिव चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें जनरली उसके बॉडी ऑर्गन्स या फिर कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिट्रोग्रेसिव। मीन्स जो उसके लार्वल करैक्टर्स हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को कहेंगे रिट्रोग्रेसिव। रिट्रो मीन्स मतलब ख़त्म होना, कुछ पार्ट्स का ख़त्म होना। ठीक है, प्रोग्रेसिव मीन्स प्रोग्रेस, मीन्स सक्सेस, मीन्स नए ऑर्गन्स का बनना, नई स्ट्रक्चर का बनना। सो दिस इज़ नोन एज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और थर्ड चेंजेस को साइंटिस्ट ने, जूलॉजिस्ट ने सर्च किया कि इसमें कुछ मॉलिकुलर चेंजेस भी होते हैं, जैसे इसकी प्रोटीन, जैसे ऑर्गन्स डिफरेंट होंगे, पार्ट डिफरेंट होंगे, तो उनके लिए प्रोटीन्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिकुलर चेंजेस कहेंगे। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम। यू कैन सी है in the center nucleus is present,
ये जो राउंड कलर की आपको ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये जो डार्क कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। और इससे बाहर जो लेयर है उसको हम क्या कहेंगे, इनर फॉलिक्यूलर लेयर, क्योंकि आउटर फॉलिक्यूलर लेयर ये बाहर प्रेजेंट है। बाहर वाली कौन सी लेयर है, आउटर फॉलिक्यूलर लेयर, और अंदर वाली कौन सी है, इनर फॉलिक्यूलर लेयर। और इसका जो बीच का जो ये कैविटी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहेंगे, पेरीविटेलाइन फ्लूइड। ठीक है, इस कैविटी में क्या फील्ड रहता है, एक फ्लूइड, एक साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, पेरीविटेलाइन फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, ऊपर क्या है, आउटर फॉलिकल स्ट्रक्चर है, इनर फॉलिकल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, पेरीविटेलाइन फ्लूइड, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम। अब यहाँ पर उससे बाहर आ जाइए, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आउटर कोरियोन, ये आपको दिखाई दे रही है, ये आउटर कोरियोन है। ठीक है, इसके अंदर वाली जो लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, इनर कोरियोन कहेंगे। ठीक है, और जो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट था इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेन्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब है मतलब दानेदार, कुछ दानेदार टाइप का लिक्विड या साइटोप्लाज्म उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम ग्रेन्यूलेटेड साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके बाहर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो है, ये वाली जो लेयर है, बाउंड्री जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इसके अंदर योक भी फिल्ड रहता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर ओवम। इसकी जो आउटर फॉलिकुलर सेल्स हैं वो क्या काम करती हैं, वो इसको पानी में मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। तो आउटर फॉलिकुलर सेल क्या करेंगे, आउटर फॉलिकुलर सेल्स की हेल्प से ही जो इसके एग होते हैं, इस एनिमल के जो एग्स होते हैं वो वाटर में मूव करते रहते हैं इधर से उधर। ठीक है, इनर फॉलिकुलर सेल्स का क्या काम होता है, जो ये इनर फॉलिकुलर सेल्स हैं वो इसके जो लार्वल स्टेजेस है या फिर इसके डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स जो भी इसको जिस भी नरिशमेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एक्सेट्रा, जो भी इसको नरिशमेंट चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर ओवम। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट जनरली हैज़ 3 टाइप्स ऑफ स्पर्म, लार्जेस्ट, मिडिल एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, जनरली जो स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है उसका जो आउटर वाला पोर्शन होता है उसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, क्योंकि एक्रोसोम जो एक लार्जेस्ट पार्ट होता है किसी भी स्पर्म का, और उस एक्रोसोम में क्या सिचुएटेड होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। इस लाइसोसोम आपने जैसे BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लाइसोसोम क्या करता है, ये हाइड्रोलेज एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब कोई भी स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है, ठीक है, मीन्स को स्पर्म जब ओवा के अंदर एंटर करता है तो ये हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है, उसकी जो ओवा की जो आउटर लेयर है उसको ब्रेक कर देता है, और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जाता है, ओवा के अंदर चला जाता है, और ओवा में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो जनरली इस एनिमल में 3 तरह के स्पर्म प्रेजेंट है। स्पर्म का पार्ट क्या क्या होते हैं, आउटर पोर्शन जो बिल्कुल टिप है, इसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा पॉइंटेड होता है इस एनिमल में। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्रोसोम कहेंगे। और एक्रोसोम के पीछे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। जनरली जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, लार्ज साइज़ का होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही सारे हेरिडिटरी करैक्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसके हेड, ये जो न्यूक्लियस और एक्रोसोम वाला ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इसको हम हेड कहेंगे। क्या कहेंगे, हेड के बाद क्या आता है, इसकी नेक आती है, नेक के बाद इसका मिडिल पीस आता है, और ये इसकी टेल होती है। टेल काफ़ी लंबी होती है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसका केवल हेड पोर्शन ही
एग के अंदर जाता है, ये टेल जो है ये बाहर रह जाती है, क्योंकि एग जो है, एग जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म का हेड अंदर जाता है, एग के अंदर जाता है, तो एग अपने बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ताकि और कोई स्पर्म उसके अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है। और टेल जो है बाहर रह जाती है, तो एक टाइम पर एक ही स्पर्म एंटर करता है, ठीक है। सो दिस इज द reproductive system of the Herdmania. You have to learn this because it is important. Actually some short notes भी इस पर आते हैं, तो आप इसकी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।